Now, there is one Sedgwick rule. For carbonyls. For carbonyls. क्या है Sedgwick रूल कार्बोनिल्स के लिए? इस रूल के अनुसार those metal carbonyls, या ये रूल बोलता है कि मेटल कार्बोनिल्स पे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करने की टेंडेंसी होती है। मेटल कार्बोनिल मतलब जैसे FeCO5 हो गया, तो इट इज अ मेटल कार्बोनिल। मेटल वहां पे Fe है और CO वहां पे लिगेंड है, सो इट इज मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल्स में टेंडेंसी होती है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर करने की। जो मेटल कार्बोनिल्स में नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर हो जाती है वो स्टेबल होते हैं, पर जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज्यादा होती है, दे टेंड टू बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपके दिमाग में बात चली गई कौन रिड्यूसिंग होगा और कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा। यदि मान लो लोन पेयर रिसीव करने के बाद मेटल कार्बोनिल में 36 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उससे कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में वो इलेक्ट्रॉन को और एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो उस केस में वो कंपाउंड विल बिहेव लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ, यदि उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट विल बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा। सो सिज्विक रूल है जो वो ये बोलता है कि the metal carbonyls has a tendency to acquire noble gas configuration, and those metal carbonyls which has extra electron will behave like a reducing agent, and which has electron deficiency will behave like a oxidizing agent. You can write this according to Sedgwick rule or according to Sedgwick concept of carbonyls or according to Sedgwick rule, the metal carbonyls has tendency to acquire noble gas configuration, those metal carbonyls which has electrons more than required for noble gas configuration, tends to behave like a oxidizing agent, reducing agent, and vice versa, मतलब इसका उल्टा, they tend to behave like a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास मान लो FeCO5 है, तो यदि मेरे पास FeCO5 है तो इस केस में ये किस तरीके से बिहेव करेगा। Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली। कार्बोनिल ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना कार्बोनिल के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी जो हम वैल्यू लेंगे वो 0 ले लेंगे इधर, तो 0 इंटू मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसकी वजह से कुछ नहीं रहेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। पर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू 2, या यहाँ पे माइनस साइन लगाना चाहिए था प्लीज। नो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन हियर इज 0, तो आई विल राइट 26 प्लस 10 बराबर 36। अब चूंकि 36 इलेक्ट्रॉन है Fe के पास में, it will neither behave like a oxidizing agent nor it will behave like a reducing agent. It will neither behave like a oxidizing agent nor it will behave like a reducing agent. जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, MnCO10 फॉर एग्जांपल, MnCO10। अब Mn को यदि आप देखो तो Mn के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 25, आउटरमोस्ट शेल नहीं, Mn में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 25। तो
So 25 electrons are there. Now how many electrons it requires to acquire a noble gas configuration? It will acquire 11 electrons are required to acquire a noble gas configuration. इसको 11 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए. अब जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, it is Mn2CO10. Modify that Mn2CO10. एक Mn यहां लिख दूं, एक Mn यहां लिख दूं. Now suppose it is sharing one इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर कर लिया Mn और Mn ने, और 5 कार्बोनिल. मैंने तुमको बोला था कार्बोनिल में डोनेशन C के साइड से होता है. समथिंग लाइक दिस. अब देखना Mn के पास टोटल 25 इलेक्ट्रॉन थे. मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है 25वां इलेक्ट्रॉन. मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है 25वां इलेक्ट्रॉन. तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर लिया तो हो गए 26. देखो Mn के पास 25 इलेक्ट्रॉन थे. मान लो ये 25वां इलेक्ट्रॉन 25th इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन इसने इस Mn के साथ शेयर कर लिया तो इसके पास कितने हो गए 26. और 10 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल से ले लिए तो टोटल कितने हो गए 36. तो इट हैज एक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इस Mn का ये मान लो 25th इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया 26. और ये कितने हो गए टोटल हो गए 36. अब Mn2CO10 में यदि कोई आपसे पूछे Mn2CO10 will behave like oxidizing agent or a reducing agent, it will neither behave like oxidizing agent nor behave like a reducing agent. Although Mn2CO10 में 72 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 70 इलेक्ट्रॉन्स है. मतलब कई बार ऐसा लग सकता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 36 पे एक्वायर होगा तो 72 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए दो के पास में, बट चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसलिए 70 में काम चल रहा है. तो यदि कोई बोलता है कि Mn2CO10 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 70 है. कैसे 70 है? देखो एक Mn के पास 25 थे तो 2 Mn के पास कितने हो गए 50. और एक CO इलेक्ट्रॉन दे रहा था 2 तो 10 कितने देंगे 20. तो टोटल कितने हो गए 25 × 2 बराबर 50 प्लस 20 बराबर कितने हो गए 70. बट वो चूंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है इसलिए प्रत्येक Mn के पास, यदि कोई बोलता है इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो बोलना है 70 है. पर यदि कोई पूछता है कि प्रत्येक Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी फिलहाल यहाँ पर, तो बोलना है 36 है. प्रत्येक Mn के पास 36 इलेक्ट्रॉन है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर 70 है. इट इज गोइंग टू बिहेव neither like a reducing agent nor like a oxidizing agent. वेनेडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वेनेडियम VCO6 ले लिया हमने एग्जांपल, तो 23 + 2 × 6. क्यों? क्योंकि वेनेडियम के पास 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बोनिल एक 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 6 है तो 2 × 6. therefore its sum will come out to be 35. so according to Sedgwick rule this hexacarbonyl vanadium will behave like a oxidizing agent. ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है. so it will behave like a oxidizing agent. now you can take one more example of MnCO. जैसे यदि एग्जांपल दूं तो MnCO6 मान लो हेक्साकार्बोनिल मैग्नीज. यदि ये एग्जांपल ले लूं तो Mn के पास 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलरेडी और CO का कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी. तो 25 - 0 + 12 and it will come 37. if it is 37 that means it has one extra electron. so MnCO6 will behave like a reducing agent. वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा और यदि वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब सामने वाले का रिडक्शन हो रहा होगा. तो MnCO6 will behave like a reducing agent. now this was about the Sedgwick rule of metal carbonyls. एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं जो बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे फेरोसिन एक चीज होता है. फेरोसिन के अंदर भी है Fe
नाउ लाइक दिस। अब इसमें कोई ईएन नंबर निकालने के लिए हमको बोलता है कि फेरोसिन में ईएन नंबर निकाल लो। सो फेरोसिन इज पेंटाडाइनाइल या बिस पेंटाडाइनाइल आयरन 2, बिस पेंटाडाइनाइल आयरन 2। अभी नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं बस अभी मैं आपको पढ़ाता हूं थोड़ी देर में। बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन। और फेरोसिन में जो डोनेशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। पाई बॉन्ड के थ्रू यदि इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन यहाँ पे हुआ तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी डोनेटेड थ्रू द पाई बॉन्ड। देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये रेजोनेंस में स्ट्रक्चर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर माइग्रेट करेगा, ये आगे माइग्रेट कर जाएगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी डोनेटेड टू द आयरन व्हिच इज अवेलेबल इन दिस स्ट्रक्चर आर 6, 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, बिकॉज़ द डोनेशन हैज बीन डन थ्रू द पाई बॉन्ड। नाउ तो इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं। दीज आर don't say pi bond, it is pi electrons, sorry, they are pi electrons, not pi bond. So the pi electrons has been donated to the iron. So total number of pi electrons that has been donated to the iron are 2 इधर है और 4 इधर है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टोटल हो गया 6 और इधर से भी आएगा 6। यदि आप देख रहे हो तो इस स्ट्रक्चर में ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। तो आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 26 होते हैं -2, क्योंकि +2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, प्लस 1 से 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो 2 से कितने मिल जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 बराबर हो जाएगा 36। तो फेरोसिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ईएन नंबर है दैट इज 36। इसी प्रकार एक होता है डाइबेंजीन क्रोमियम, ऐसा Cr, दिस इज बेंजीन, अगेन देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है यहाँ पे। और चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है और Cr के पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि इस स्ट्रक्चर में कहीं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं ओवरऑल, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 24 - 0 + 12 = 36। इज अ वेरी फेमस एग्जांपल डाइबेंजीन क्रोमियम का। इसको सैंडविच स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो Cr बीच में, ऊपर से 2 प्लेनर रिंग जो है वो इसको सराउंड कर रही है Cr को। सो Cr इज बिहेविंग लाइक इट इज बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन द 2 ब्रेड्स। So therefore, this is a sandwich structure of dibenzene chromium and En number is 36. Sorry. Now I will discuss with you the IUPAC nomenclature. There are variety of nomenclatures that is being prescribed. मतलब IUPAC nomenclature में बहुत सारे टाइप के nomenclature हैं। Cationic complex का nomenclature, anionic complex का nomenclature, neutral complex का nomenclature, उसके बाद bridged complex का nomenclature। इस तरह से फिर 2 ऐसे complexes का nomenclature जिन पर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों पार्ट प्रेजेंट है। नॉर्मली सिंपल नोमेनक्लेचर में या तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है या कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है, बट फिर बाद में ऐसे आ जाएंगे जहां पर दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी है, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स भी है, तो उसमें नोमेनक्लेचर कैसे करना है। इस तरीके से डिफरेंट वेराइटी ऑफ नोमेनक्लेचर हमको देखना है। देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। एक ही मैं आपको बता देता हूं अभी नोमेनक्लेचर के रूल्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, और वही रूल लगभग रिपीट हो जाते हैं आगे। बिसाइड देयर इज 1 or 2 हार्डली चेंजेस आर देयर, बट नॉर्मली रूल सब दूर वैसे ही चलेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट द nomenclature of anionic complex or nomenclature of coordination compound containing anionic complex। मतलब ऐसी चीज का नोमेनक्लेचर, ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जिसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायनिक है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। फॉर एग्जांपल, आई विल टेक एन एग्जांपल एंड देयर बाय आई विल डिस्कस ऑल द रूल्स। FeCN6। नाउ this consists of 2 parts. This is cationic part and this is obviously complex anionic part, and this is simple cationic part. This is simple cationic part.
तो आप इस नोमेनक्लेचर को ये भी बोल सकते हो, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन, ये भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो इसका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं, हरदम हम जो है वो कैटाइनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले करते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। कैटाइनिक पार्ट यहाँ पे ये रहा, इसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले करेंगे, K4 को नाम देंगे। एक बात आप हरदम समझे कि जब भी आप कैटाइनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर करेंगे, जब सिंपलेस्ट पार्ट का मतलब सिंपल कैटाइनिक पार्ट का जब नोमेनक्लेचर करोगे तो कभी भी आप लिगेंड की संख्या को कभी भी आप एटम्स की संख्या को मेंशन नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल यू हैव K4, सबसे पहली शुरुआत जो नोमेनक्लेचर में आपको करनी है वो कहां से, नाम लिखना शुरू करें, तो नाम लिखना शुरू करोगे आप कैटाइनिक पार्ट से, नाम लिखना आप हरदम शुरू करोगे कैटाइनिक पार्ट से। तो यहां पर यदि आप देखो तो कैटाइनिक पार्ट क्या है, कैटाइनिक पार्ट जो है K4 है, पर मैं इसको टेट्रा पोटेशियम कभी भी नहीं लिखूंगा, ये रूल्स के अनुसार इसको हरदम मैं पोटेशियम लिखूंगा। यहाँ K20 भी होगा तो भी मैं सिर्फ पोटेशियम लिखूंगा। आई विल नेवर मेंशन द नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कैटाइनिक पार्ट, सिंपल कैटाइनिक पार्ट, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको मैं मेंशन नहीं करता हूं। तो इसलिए मैं सबसे पहला नाम इसका दूंगा और इसका नाम मैं टेट्रा पोटेशियम ना देके सदा सिर्फ पोटेशियम बोलूंगा। टेट्रा पोटेशियम कभी भी नहीं बोलूंगा, मैं इसको सिर्फ पोटेशियम बोलूंगा। इसके बाद मैं अंदर जाऊंगा, जब मैं अंदर जाता हूं तो अंदर जाकर के मैं इस पार्ट का नोमेनक्लेचर शुरू करूंगा। इस पार्ट में सबसे पहले मैं लिगेंड्स के नंबर को मेंशन करूंगा, हेक्सा। इफ इट इज 1 देन नो नीड टू मेंशन द एनी स्पेसिफिक नेम, 2 देन ड्राई, 3 देन ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, यू नो दैट। तो इस तरीके से आप जो है नाम यहां पर लिखते जाएंगे। तो दिस इज सेकंड नंबर, यू मेंशन द नंबर ऑफ लिगेंड्स, you mention the number of ligands. And third thing, you mention the name of the ligand. You mention the name of the ligand. For example, here I write potassium hexacyano या cyanido. If you remember that CN is cyanide, according to recent modifications, the name should be cyanido. But many books are writing it as cyano also, मतलब which is been taken as correct, but more correct is cyanido. So it is hexacyano. Now you should name the central metal atom. इसके बाद आप सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे और इसके बाद पांचवी चीज ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की आप लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कैटाइनिक पार्ट का नाम कर दो, सिंपल कैटाइनिक पार्ट का नाम कर दो, उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स को मेंशन मत करो। उसके बाद अंदर आओ, अंदर आकर के आप जो है लिगेंड की नंबर को मेंशन करो, उसके बाद में लिगेंड के नाम को मेंशन करो, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को मेंशन करो और अंत में आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को मेंशन करो। ये रूल्स अभी खत्म नहीं हुए, ये सिर्फ मैंने ब्रॉड रूल्स आपको बताए। अब रूल्स के अंदर रूल्स में मैं जाऊंगा। सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग द रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ द रूल्स। सिर्फ रूल्स लिखो नंबर 1। रूल्स में नंबर 1, राइट द नेम ऑफ simple cationic part, write the name of elements present in simple cationic part, write the name of elements present in simple cationic part. Do not mention their number, do not mention their number. For example, in K4FeCN6, for example, in K4FeCN6, we will write potassium. In K4FeCN6, we will write potassium, never tetra potassium, never tetra potassium. Second point. Now name the complex anionic part in which, now name the complex anionic part in which we write first the number of ligands, the number of ligands
if only one type of ligand are present. If only one type of ligands are present. But if more than one type of ligands are present, then name the ligands according to their alphabetical order. Then name the ligands according to their alphabetical order. Word tri, word di, tri, tetra, penta, etc. Word di, tri, tetra, penta, etc. are never mentioned, or are never taken for consideration in alphabetical order. Are never taken for consideration in alphabetical order. मतलब डाई ट्राई टेट्रा को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट नहीं मानेंगे. ये आपने नॉर्मल रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑर्डिनरी केमिस्ट्री में पढ़ा है. वहां भी आप डाई ट्राई टेट्रा को कभी भी जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट नहीं मानते. They will never be considered as a part of alphabetical order. Okay. देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे, उसके बाद और रूल्स को थोड़ा खोलना शुरू करता हूं. मान लो मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा बदल दूं, इसको FeCN6 की जगह मैं इसको FeCN twice ClFBrI ऐसे कर देता हूं. So there are more than one type of ligands now present. This is 2 है तो ये हो जाएगा डाइसाइनो, ये 1 है तो ये हो जाएगा क्लोरो, ये हो जाएगा फ्लोरो, ये हो जाएगा ब्रोमो और ये हो जाएगा आयोडो. तो जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं लिखूंगा इसको तो सबसे पहले ABCD में देखना शुरू करूंगा तो B पहले आएगा, तो दिस इज 1. उसके बाद CH आ रहा है और इधर CY आ रहा है. यहाँ पे CH आ रहा है, यहाँ पे CY आ रहा है. दिस इज नॉट टेकन एज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेवर. This will not be taken as a part of alphabetical order. डाई शब्द को alphabetical order में नहीं लेंगे, but क्लोरो जो है वो पहले आएगा when compared to साइनो, so it is 2 and then it is 3. उसके बाद फ्लोरो और उसके बाद में आयोडो. ABCDEFGHI, I बाद में आएगा, then F. So I hope you remember ABCD. So therefore you can write like this. Now write something more. If in the name of ligand, word di, tri, tetra is itself present, if in the name of ligand word di, tri, tetra is itself present, then in order to avoid confusion, for mentioning the number of ligand, that ligand जिसमें डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है, जिसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन डाई अमाइन, उसके नाम में डाई लगा हुआ है. For mentioning the number of that ligand, we don't use the word di, tri, tetra. Then we don't use the word di, tri, tetra. Rather, we don't use the word di, tri, tetra. Rather, we write. यदि नंबर ऑफ लिगेंड 2 है तो उसके लिए हम वर्ड बिस लिखते हैं, और यदि 3 है तो उसके लिए हम शब्द ट्रिस लिखते हैं. यदि 4 है तो उसके लिए हम टेट्रा किस लिखते हैं.
यदि 5 है तो उसके लिए हम पेंटाकिस लिखते हैं, एंड देन यू कैन गो ऑन राइटिंग लाइक दिस. नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल ऑन दैट. For example, if I make it like this, Fe twice, En2, मान लो. Now, the name of this ligand is En, that is ethylene diamine. Ethylene diamine. तो यदि ligand का नाम ethylene diamine है, इसका मतलब ligand के नाम में शब्द डाई आ रहा है. तो फिर मैं आगे जाकर के लिखूंगा, जब इसको मेंशन करूंगा तो नाम लिखूंगा बिस डैश इथाइलिन डाइअमाइन. नॉर्मली मैं क्या करता नॉर्मली मैं नाम लिखता डाई इथाइलिन डाइअमाइन, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन आई विल राइट बिस इथाइलिन डाइअमाइन. अब आप फर्दर कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मैं आपको एक बता दूं. हैड इट बीन द 3 En वर देयर, तो अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ट्राई और डाई शब्द तो आपस में कंफ्यूज नहीं करते, तो क्या मैं बाहर ऐसा लिख सकता हूं ट्राई इथाइलिन डाइमाइन? नो, दैट आल्सो यू डोंट राइट. मतलब whether it is di or it is tri or it is tetra or it is penta, you will not mention that name. You will certainly write bis tris tetrakis in place of this number of ligands. For example, if I say this is En3 कर देता, तो इसका नाम मैं लिखता ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन. यदि मान लो ये En3 होता तो इसका नाम होता ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन. नॉट इन दैट केस ऑल्सो, मतलब ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन, क्योंकि आपको लग सकता है कि अब तो डाई डाई रिपीट नहीं हो रहा है, तो काहे का कंफ्यूजन. बट रूल यही है कि आप जो है बाहर बिस लिखेंगे, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, एंड इट इज सर्टेनली इट इज डाइसाइनो. इट इज सर्टेनली डाइसाइनो. Okay, let me make it more nice. Okay, ठीक है, it is already nice. So dicyano. तो अब सवाल ये उठता है, I told you that we will mention the name of ligands in alphabetical order. Now whether I should write bis ethylene diamine first or dicyano. तो यदि मान लो bis को मैं alphabetical order का पार्ट ना मानूं तो शब्द शुरू होगा E से, और इधर डाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट नहीं है, दैट यू ऑलरेडी नो. दैट मींस शब्द शुरू होगा C से. So dicyano should be mentioned first, but bis, tris, tetrakis, pentakis are part of alphabetical order. उनको रूल्स के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट मानते हैं, इसलिए ये पहले आएगा bis इथाइलिन डाइअमाइन, then dicyano iron 2. That I'll tell you कि इसको आयरन लिखना है, फेरेट लिखना है, वो मैं भी आपको बताता हूं. बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ऐसा था. वो रूल समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है. ऑल्दो जो नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ा रहा हूं उसका ये टिपिकल एग्जाम्पल इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसके ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, पर रूल बताने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल बीच में मेंशन किया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल. bis ethylene diamine and then dicyano should be written. So you can write word bis, tris, tetrakis, pentakis are part of alphabetical order. वो alphabetical order का पार्ट होते हैं, are part of alphabetical order. Are part of alphabetical order. Now, इसके बाद आप लिगेंड्स की आपने संख्या को मेंशन कर दिया, लिगेंड के नाम को मेंशन कर दिया. नाउ यू शुड मेंशन द नेम ऑफ CMA. लिखना. नाउ राइट द नेम ऑफ CMA. Now write the name of a CMA. और चूंकि मैं आपको सिंपल कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन का नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं, जब भी कॉम्प्लेक्स एनाइन आता है तो हम वर्ड 8 लगा देते पीछे, मतलब वर्ड 8 इज एडेड बिहाइंड द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. फॉर एग्जांपल, फॉर Fe I will write ferrate.
For Fe, I will write ferrate. For scandium, I will write scandate. For titanium, I will write titanate. For vanadium, I will write vanadate. For Cr, I will write chromate. Mn, magnate. Iron, already you have written ferrate. Cobalt, cobaltate. Then Fe, cobalt. Nickel, निकलेट. निकल के नीचे अच्छा निकल एंड देन कॉपर. कॉपर इज क्यूपरेट एंड देन जिंक. जिंक इज जिंकेट. निकल के नीचे पीरियोडिक टेबल में पीडी आता है. पीडी इज पेलाडेट. और कॉपर के नीचे एजी आता है. एजी इज अर्जेंटेट. पीटी इज प्लेटिनेट. AU is orate. CD is cadmate. HG is mercurate. या फिर इसका एक और नाम होता है हाइड्राजीनेट. हाइड्राजीनेट. बोरॉन आ गया तो बोरेट. Al आ गया तो एल्यूमिनेट. Like this you will write शब्द 8 behind the name of the ligand. शब्द 8 behind the name of the ligand. So that is how you should write the name of the complexes. I have given you an example on that. Now let us practice 1-2 examples. According to rule, first you write this. No need to write the number. So it is potassium. एक ही लिगेंड है हेक्सासाइनो. आयरन आ गया so it is ferrate. And हाँ at last you write oxidation number in bracket. At last you write oxidation number in this smaller bracket. आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो रोमन में आपको 2 लिख देना. यदि 0 होती तो आप ब्रैकेट के अंदर 0 लिख देते. सो दिस विल बी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2. मान लो देता है सबसे पहले पोटेशियम. इसके बाद में आ गया ये क्या है N3 नेगेटिव. NaN3 क्या होता है सोडियम अजाइड. और N3 नेगेटिव क्या होता है एजाइडो. तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम अजाइडो पेंटा क्लोरो. नेम ऑफ लिगेंड्स खत्म. सेंट्रल मेटल एटम इज ऑस्मियम सो इट इज ऑस्मेट. Oxidation number is 2 plus x minus 5 minus 1 is equals to 0. Therefore, x is equals to plus 4. That's it. So you should name it like this. जैसे कि K2 Hg I4.
इधर से मैं K2 हटा देता हूँ और इसके टकलू पे 2 नेगेटिव चार्ज लगा देता हूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा टेट्रा आयोडो, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं तो लिखूं क्या, तो हो जाएगा टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो शब्द 8 लगाएंगे, तो ये टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट और ये हो जाएगा 2, और चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए लिख दूंगा आयन, सो द नेम विल बी टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2 ion. So this is all for today. In the next lecture we will practice the nomenclature furthermore.